हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का सेकेंड लेसन देखे हैं। फर्स्ट वीडियो में कोशिकीय श्वसन तक। आज हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन के बाद का पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ तक देखें हम लोग पढ़ें कोशिकीय श्वसन क्या है। इसके बाद कोशिकीय श्वसन के बाद क्वेश्चन आ रहा है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा, किसके द्वारा? शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके बाद पौधों में गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि पौधों में गैसों का विनिमय कैसे कैसे होता है, तो श्वसन द्वारा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो फेफड़ों द्वारा श्वसन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है इंसिपिरेशन और सेकेंड होता है एक्सपीरेशन। तो इंसिपिरेशन मतलब होता है अंततः श्वसन, अंततः मतलब अंदर की तरफ जो श्वसन जाता है, इसको अंततः श्वसन को हम लोग बोल सकते हैं प्रश्वास, और एक्सपीरेशन को बोल सकते हैं उच्छ्वास यानी कि बाहरी श्वसन। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंसिपिरेशन यानी कि अंततः श्वसन क्या है। तो मनुष्य की वक्ष गुहा में फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना किसके द्वारा होता है? तो डायफ्राम की सहायता से होता है। इसके बाद जब डायफ्राम फैलता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि जब डायफ्राम फैलेगा तो वक्ष गुहा जो होता है हृदय, उस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव बाहर की ओर से कम हो जाता है। तब क्या होता है? फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव बाहर की ओर से कम हो जाता है, जिससे बाहर की वायु फेफड़ों में चली जाती है। इस क्रिया को इंसिपिरेशन कहते हैं। सिंपल में यदि इसका आंसर देना है इंसिपिरेशन का, तो इसमें सिंपल में अर्थात में आंसर दे दिया गया है कि इसमें बाहर से वायु फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। सिंपल में ये भी लिख सकते हैं कि इंसिपिरेशन है क्या, तो लिख दीजिएगा कि इसमें बाहर से वायु फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक्सपीरेशन क्या है? यहाँ एक्सपीरेशन जिसको बाहरी श्वसन कहते हैं, तो यहाँ दिया गया है जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। जब सिकुड़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, फैलेगा तो आयतन बढ़ जाएगा। तो यही लिए दिया गया है इसका आंसर। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है, जो श्वसन नली से होकर कैसे, तो नासाद्वार द्वारा बाहर निकल जाती है। इसका डेफिनेशन अलग से डेफिनेट करना होगा इंसिपिरेशन का यानी कि बाहरी श्वसन का, तो अर्थात में यहाँ सिंपल में दिया गया है। आप लोग इंसिपिरेशन एक्सपीरेशन लिख करके तीर के चिन्ह दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा इस क्रिया में वायु बाहर निकाली जाती है। सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन है श्वासोश्वास क्या है? श्वासोश्वास किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में, शरीर के वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर से CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। एक और डेफिनेशन से इसको डेफिनेट कर सकते हैं श्वासोच्छ्वास को। क्या? श्वसन की दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन? तो इंसिपिरेशन और एक्सपीरेशन। तो श्वसन की दोनों अवस्थाएं इंसिपिरेशन और एक्सपीरेशन के सम्मिलित रूप को प्रश्वास कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है,
PDF फाइल तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। मानव के श्वसन तंत्र में सहायक अंगों के नाम लिखिए। तो मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग सहायक होता है उसी का नाम लिखना है। तो ये आप लोग भी बता सकते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र में सहायक अंग निम्नलिखित है। कौन सी है? नाक है, मुख है, गला है, कंठ है, स्वर यंत्र है, श्वास नली है, उसके बाद श्वसन है, फेफड़े है। श्वसनी भी उसको बोला जा सकता है, श्वसन को। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों की रक्षा करने वाली झिल्ली का क्या नाम है? फेफड़ों की जो रक्षा करती है झिल्ली उसका नाम बताना है यहाँ। तो फेफड़ों की रक्षा फेफड़े चारों ओर से फुफ्फुसिया आवरण नामक झिल्ली से सुरक्षित रहता है। किस झिल्ली से? फुफ्फुसिया आवरण नामक झिल्ली से सुरक्षित रहते हैं। तो फेफड़ों की सहायता किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुसिया झिल्ली द्वारा। इसके बाद मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ATP क्या है? इसके कार्यों को लिखें। इस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ATP, तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। याद रखिएगा, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और क्वेश्चन कह रहा था कि यह है क्या? तो यह एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। तो ATP करता क्या है? यह सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक करता है और संग्रह करता है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन था कि यहाँ इसके कार्यों को लिखें। तो लिख देना है कि ATP के कार्य निम्नलिखित है, या ATP के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट नंबर है, यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, विभिन्न रसायनों का संश्लेषण इन्हीं की सहायता से होता है। थर्ड पॉइंट है इसका, यह कोशिका का प्रमुख अवयव है, प्रमुख एलिमेंट्स है। इसके बाद 4 नंबर इसका कार्य दिया गया है, यह एक विशिष्ट यौगिक है। तो ATP का कार्य दिया गया है यहाँ 4 है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का श्वसन है, कहाँ होता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें करीब आ रहा है, किस प्रकार का श्वसन है और कहाँ होता है। तो ये है, किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। कौन श्वसन है? तो अवायवीय श्वसन है। जब आप लोग जानते हैं कि जब अवायवीय होगा तो वायु की अनुपस्थिति में होगा, है ना। अवायवीय होगा तो वायु की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है कि किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बताया है कि अवायवीय होगा तो अनुपस्थिति होगा। तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जिसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद उसी में क्वेश्चन था कि यह कहाँ होता है। तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य, कहाँ? कोशिका द्रव्य या ईस्ट में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? लगातार दौड़ने से व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो इस पर विशेष ध्यान देना है। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। ये तो सच बात है कि लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है, ऑक्सीजन शरीर से पर्याप्त मात्रा में घट जाती है।
ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में कौन सा अम्ल, तो यहाँ देखेंगे पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अभाव में शरीर में पायरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित हो जाती है, इस कारण पेशियों में दर्द होने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन है कुपिका किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। तो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। फुफ्फुस के अंदर जो मार्ग होता है छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। इसके बाद मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या भूमिका है। क्वेश्चन है कि मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन का क्या भूमिका है। तो देखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का परिवहन प्रोटीन है। क्या है, तो परिवहन प्रोटीन है। यह रक्त से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। कहाँ से कहाँ तक, रक्त से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होता है या मिलता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो तब क्या होता है, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः दो भागों में, जैसे कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, तो ये जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूटकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इसके बाद हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, तो ध्यान देना है। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन था। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। यहाँ दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है। किसके कमी से, हीमोग्लोबिन के कमी से, जिससे ऊर्जा उत्पादन घट जाती है और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से कार्य नहीं करती है। जैसे कि जैविक क्रियाएं जो होती है ठीक से नहीं हो पाती है। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है। तो इससे जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से ये परिणाम हो सकता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, यहाँ कुपिकाएँ लिखना चाहिए तो मिस्टेक हो गया यहाँ। तो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है, यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे कुपिकाएँ। तो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं, तो यहाँ आंसर देखिएगा, कुपिका की भित्ति पतली होती है। कुपिका की दीवार जो होती है वह पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी रहती है। रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कुपिका के अंदर भरी हवा के बीच अत्यधिक हो सके। कुपिका की संरचना गुब्बारे के समान होती है। इस पर ध्यान देंगे कि कुपिका की संरचना कैसे होती है, गुब्बारे के समान होती है, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है। गुब्बारे के समान रहती है तो गैसों के आदान प्रदान के लिए अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है। इसके बाद पेज हम लोग देखेंगे, इसमें 21 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है। श्वास नली या ट्रेकिया क्या है। श्वास नली या ट्रेकिया
क्या है? तो उत्तर है श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों में होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि श्वास नली या ट्रैकिया जो है इसके द्वारा श्वसन कीटों में होता है। किसके कीटों जैसे कौन कौन? तो टीडे, मक्खी, तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। ट्रैकिया क्या है? तो शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है। एक ओर कहाँ होती है? तो सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यह कीटों का श्वसन अंग है, पहले भी बताया गया। इसके बाद कीटों में वायु सीधे कोशिकाओं तक किस प्रकार पहुंचती है? क्वेश्चन है कि कीटों में वायु सीधे कोशिकाओं तक किस प्रकार पहुंचती है? उत्तर है कीटों में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा होता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि कीटों में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा होता है। यहाँ भी बताया गया है। ट्रैकिया, यहाँ कीटों में श्वसन श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा होता है। ट्रैकिया ट्रैकियोलस, ट्रैकिया जो होता है ट्रैकियोलस में विभाजित हो जाता है जो कोशिकाओं तक पहुंचती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका सीधे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है। इसके बाद एक खास क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि मछलियों में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं? तो ये तो आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो ध्यान से इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मछलियों में गिल्स कहाँ स्थित होता है? तो गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। एक क्वेश्चन भी दे कि मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स। तो यहाँ उत्तर में यही दिया गया है कि गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। मछलियों में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर से पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। मछलियाँ गिल्स से ही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। इसके बाद क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? तो मानव शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, लैरिंक्स, श्वास नली, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। नीचे और लेना पड़ेगा इसको। इसके बाद है एपिग्लैटिस। एपिग्लैटिस का कार्य लिखना है यहाँ। तो उत्तर में दिया गया है यह कार्टिलेज का बना एक छोटा सा टुकड़ा है। एपिग्लैटिस जो होता है कार्टिलेज का बना एक छोटा सा टुकड़ा है जो लैरिंक्स और ट्रैकिया के जोड़े पर स्थित होता है। कहाँ? लैरिंक्स और ट्रैकिया के जोड़े पर स्थित होता है। उसके बाद जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उस समय एपिग्लैटिस जो होता है ट्रैकिया को ढक लेता है जिससे कि भोजन जो होता है ट्रैकिया में न जा सके। इसके बाद है मनुष्य के बाएं और दाएं फेफड़े में क्या अंतर है? तो मनुष्य के बाएं और दाएं फेफड़े में क्या अंतर है? आंसर लिख लीजिएगा इसका, यहाँ नोट किया गया है। मनुष्य के बाएं और
दाएं फेफड़े में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट है बायां फेफड़े में 2 वक्ष होते हैं जबकि दायां फेफड़े में 3 कक्ष होते हैं। कक्ष दीजिएगा यहाँ। बायां फेफड़े में 2 कक्ष होते हैं जबकि दायां फेफड़े में 3 कक्ष होते हैं। इसके बाद सेकेंड दिया गया है बायां फेफड़ा हल्का होता है जबकि दायां फेफड़ा भारी होता है। थर्ड है बायां फेफड़ा में कार्डियक उपस्थित होता है, उसमें लिख दीजिएगा, जबकि दायां फेफड़ा में कार्डियक अनुपस्थित होता है। 4 नंबर अंतर है बायां फेफड़े का आकार छोटा होता है जबकि दायां फेफड़े का आकार बड़ा होता है। इसके विपरीत दिया गया है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। उस प्रकार ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखिएगा श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन की क्रिया लगातार होती रहती है जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। यानी कि श्वसन की क्रिया लगातार होती रहती है जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। सेकेंड अंतर है इसका श्वसन साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जबकि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होती है। थर्ड है श्वसन अपचय प्रक्रिया है जबकि प्रकाश संश्लेषण उपचय प्रक्रिया है। श्वसन CO2 और जल मुक्त करती है जबकि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त करती है। श्वसन पदार्थों का उपयोग करती है। श्वसन जो है श्वसन पदार्थों का उपयोग करती है जबकि प्रकाश संश्लेषण जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। ये भी थोड़ा खास क्वेश्चन है, तो लिखिएगा पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट पौधों में श्वसन सभी भागों कहाँ जड़ तना तथा पत्तियों में होता है जबकि जंतुओं में श्वसन तंत्र के द्वारा प्रत्येक कोशिका में होता है। सेकेंड यहाँ सेकेंड अंतर देखिएगा पौधों में गैसों का विनिमय कम होता है जबकि जंतुओं में गैसों का विनिमय अधिकतम होता है। थर्ड है पौधों में श्वसन धीमी प्रक्रिया द्वारा होती है जबकि जंतुओं में श्वसन तेजी से होती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो होते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं जबकि जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद है मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें तो देखिएगा उत्तर में मनुष्य के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के अंदर भेजना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? शुद्ध वायु को शरीर के अंदर भेजना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इस श्वसन जो है मनुष्य का श्वसन इसका प्रमुख भाग जो है निम्नलिखित है। यहाँ देखिएगा फर्स्ट में नासाद्वार एवं नासागुहा, तो इसको डेफिनेट भी कर दिया जाए। नासाद्वार एवं नासागुहा, तो नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे और बारीकी बाल होते हैं जिससे वायु छन जाती है। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है ग्रसनी। ग्रसनी गलाटिक नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। ग्रसनी जो है गलाटिक नामक छिद्र से कहाँ खुलती है? तो श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो गलाटिस जो होता है त्वचा के एक
एपिग्लैटिस में से ढक लेता है। ये जो जब हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ दिया गया है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लाटिस त्वचा के एक एपिग्लैटिस से ढक लेता है, जिससे भोजन ट्रेकिया में नहीं जाता है। इसके बाद थर्ड है श्वास नली। श्वास नली वलयों से बनी होती है। श्वास नली वलयों से बनी होती है, जो गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनती है, जो गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह नली को सुनिश्चित करती है, जिससे वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न न हो सके। 4 नंबर है फुफ्फुस। ये थोड़ा अच्छा है। फुफ्फुस क्या है, क्वेश्चन भी एक अलग से देता है कि फुफ्फुस क्या है। तो फुफ्फुस मार्ग के अंदर छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाती है, जिसे कूपिका भी कहते हैं। यहाँ ये मनुष्य का श्वसन अंग का वर्णन किया गया है। एक इमेज दर्शाया गया है, यहाँ डाउनलोड करके यहाँ लगाया गया है। देखिएगा सभी पॉइंट को, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन अंग है, श्वसन में सहायक अंग है, सब यहाँ दिया गया है।